गुड मॉर्निंग स्नेहाशीष। हो गया सर होएगा। अच्छा सर, हम लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे। अच्छा, सबको पहले फिर से एक बार गुड मॉर्निंग स्नेहाशीष। गुड मॉर्निंग स्नेहाशीष। ओके सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो फिर इनकम टैक्स में हम लोग कल का क्लास नहीं कर पाए सर। कुछ दिन से कुछ लास्ट 1 मंथ से कुछ ना कुछ इमरजेंसी काम आ जा रहा है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आज डिडक्शंस को कंटिन्यू करेंगे सर। ठीक है, तो इनकम अंडर द हेड सब कुछ कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, मतलब जो 5 हेड्स वगैरह हैं, जो इनकम टैक्स में सबसे वाइटल एरिया है। उसके बाद हमें जीटीआई मिलता है, जो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाला क्लास में बताया। जिन लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर्स मिस किया, जहाँ पर हम लोगों ने ऐसे डिडक्शंस का, ये 3rd लेक्चर होगा ना? आई थिंक 3rd लेक्चर है ये। यस सर, यस सर। डिडक्शंस के पहले क्लास में मैंने बताया था कि किस तरह से हम लोग डिडक्शंस तक पहुंचते हैं। मतलब इनकम टैक्स शुरुआत कहाँ से होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह कैलकुलेट करने के बाद फिर आपको अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम आएगा। उस अलग 5 हेड को अगर आप बाइफरकेट करना सीख गए, उनका अंदर का कैलकुलेशंस करना सीख गए, उसके बाद आपके सामने जो डिस्कशन एरिया आता है वो आता है आपका क्रॉस टोटल इनकम, और उससे आपको माइनस करने का मौका मिलता है, डिडक्ट करने का मौका मिलता है डिडक्शंस के नाम पे, जिसको चैप्टर 6A में 80C से 80U के एरिया में पूरा डिटेल्स में बोला गया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें ऑलरेडी हम लोग कुछ सेक्शंस पढ़ चुके हैं अच्छे से, जिसमें 80C, 80CCC, 80CCE, 80D, 80DDD, ऐसे काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कुछ और भी सेक्शंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नोट्स मैंने शेयर किया, कैप्सूल्स भी मैंने आप लोगों के शेयर किया। एक इलस्ट्रेशंस भी मैंने आपको शायद घर पे करने के लिए दिया था, मुझे जितना याद आ रहा। इलस्ट्रेशन 7 मोस्ट प्रोबेबली ट्राई किया क्या किसी ने? ठीक है सर, कोई बात नहीं, अगर ट्राई नहीं किए तो बाद में ट्राई करना। आज हम लोग सर जो एरिया बचा कुचा है, मतलब डिडक्शंस में बाकी जो सेक्शंस एरिया है जो अभी भी हमें जानना चाहिए डिटेल्स में, उसके बारे में बातचीत करूँगा। ठीक है, पहले प्रोविजन समझेंगे, जैसे हम लोग रेगुलर बेसिस में करते हैं। हमारा पहला काम होता है प्रोविजंस को समझना, और फिर दूसरा काम होता है उस प्रोविजंस का प्रैक्टिकलिटी देखना, मतलब इस प्रोविजंस का प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ है, या फिर इलस्ट्रेशन समझना, ताकि आप जब रियल लाइफ में इस सब सिचुएशन से पढ़ो तो आपको भी समझ में आ जाए कि इसमें करना क्या है। या फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप किसी क्लाइंट का इनकम टैक्स हैंडल कर रहे हो, ठीक है, तो क्लाइंट को बेनिफिट दे पा रहे कि नहीं पा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। खुद को बेनिफिट तो देना है ही, बट उससे भी बड़ी बात सर, एज ए स्टार्टर्ड, एज ए CS, एज ए CA में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती ये होता है कि आप अपने क्लाइंट को लीगल बेनिफिट दे पाए। ठीक है, इलीगल बेनिफिट नहीं, लीगल बेनिफिट आप दे पाओ, क्योंकि रूल्स में रह के भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें बहुत सारा अच्छा मौका देता है, जिसके थ्रू से हम अपने इनकम टैक्स को भी बेसिकली लोअर कर सकते हैं एकदम लीगली, और क्लाइंट को भी हेल्प कर सकते हैं। तो वही है 80C से 80U का एरिया, जो बेसिकली इनकम टैक्स प्लानिंग में एक बहुत बड़ा हथियार है। तब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा हथियार ही बोलेंगे मैं इसको, मतलब एक ऐसा शस्त्र जिसके थ्रू से आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हो। तो चलो सर, ऑलरेडी कुछ डिस्कशंस हुआ, और जो डिस्कशंस बाकी हैं उसमें बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाला जो 2 क्लास हुआ है डिडक्शंस रिलेटेड, अगर किसी ने भी वो क्लासेस मिस किया, मैं उनको बार बार बोलूँगा कि मस्ट गो थ्रू सर, क्योंकि अगर आप मतलब स्टार्टिंग लेक्चर सुनोगे ना, तो आपको कनेक्शन हो जाएगा कि डिडक्शंस कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, ओके। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो देखो सर, ये इमेज भी बड़ा मज़ेदार मुझे मिला है। ठीक है, इनकम टैक्स को कट करना, आप लोग देख रहे हैं सर, कैंची से कैसे डिडक्शंस मतलब टैक्स कट हो रहा है। हाँ सर, है सर। यस
वेरी सिंबॉलिक इमेज, मेरे को बहुत अच्छा लगा इमेज। मैं थोड़ा सा देख रहा था कि क्या इमेज दिया जाए, तो मेरे को ये वाला इमेज माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू से मेरे को सजेस्ट किया। मैं बोला चलो ठीक है, इसी को यूज करते हैं। टेक्स्ट को कट कर देना, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो इनकम टैक्स डिडक्शंस में हम लोग देखते देखते बहुत दूर आ गए। कुछ क्वेश्चंस मैंने, इलस्ट्रेशंस वगैरह मैंने यहाँ से आप लोगों को पढ़ाया, समझाया। आज कुछ और बात करना है। बेसिकली आज 80G से स्टार्ट करेंगे सर, ठीक है? 80G से। कैप्सूल कहाँ चला गया ये? सर 80C पढ़ लिया ना? 80C रिलेटेड मैटर क्वेश्चन भी किया। बोलो सर एक बार मुझे। 80C। यस सर। 80C का एक बात याद रखिएगा, 80C अकेला नहीं है। हाँ सर, 80C अकेला नहीं है। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्सिटीज में भी डाला है। लोग सोचते हैं कि 80C में मुझे 1.5 लाख मिलेगा। ये सर सिर्फ 80C में नहीं, आपको 80C, 80CCC, 80CCD सब मिला जुला के 80CCCCCE के अंदर आपको कुल मिला के 1.5 लाख मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बोला। फिर हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में आ गए थे। 80D के अंदर भी हम लोग काफ़ी बातचीत किए। डिपेंडेंट, हाँ, डिपेंडेंट स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस वगैरह, इनके भी एक बहुत ही अच्छा बात किया। किसी में 25 का, किसी में 50,000 का डिडक्शंस आप ले सकते हो। फिर इस तरह से हम लोगों ने मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड 80DD, हाँ। फिर हम लोग DDB में स्पेसिफाइड डिजीज के ऊपर, ठीक है, स्पेसिफाइड डिजीज, इसमें भी बात की। फिर हम लोगों ने 80E पे आ गए थे। और 80E जो है ये आपका, ये सब हो गया, इसलिए मैं जस्ट एक बार रिविजन्स करा रहा हूँ आपको। 80E के अंदर हम लोग बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अमाउंट आप डिडक्ट कर सकते हो, हाँ, वो भी विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी लिमिट। ये भी आपके सामने एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर हम लोगों ने 80EE में ये क्या है डबल ई सर? borrowed from any financial institutions, बैंक एंड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। हाँ इलेक्ट्रिक बोलो। डबल नहीं, ई। डबल हाँ, ई, उसी डबल का ई। मतलब सब पार्ट था। सब पार्ट हाँ था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिखाया गया था, मतलब 35 लाख तक आप घर ले सकते हैं, ये वैल्यू वगैरह। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शंस का ही दो एरिया है। एक आपका 16-17 के हिसाब से है और एक आपका 19 से लेके 22 के हिसाब से है। एक 80EE का और एक 80EEA का। अगर आप 80EE का बेनिफिट लेना चाहते हो तो 80EE नहीं मिलेगा। ये सब बात हुआ है ना? हाँ सर। EE का बेनिफिट तभी ले पाओगे जब डबल ई 80EE का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब डिस्कशंस मैंने आपसे कर दिया। লোন নেওয়ার সময় স্যার এই যে পিরিয়ডটা যে দেওয়া আছে মানে স্যার এই 19-20 কি 16-17 মানে এই ডেটের 16 থেকে 17 মধ্যে লোনটা নিতে হবে তবেই সেই ক্ষেত্রে हाँ এইগুলো হবে। ऑब्वियसली, एकदम सैंक्शन उसी डेट पे हुआ। 2018 সিলেবাস ক্ষেত্রে আসবে না তো? हाँ बोल। যদি স্যার 2018 তে লোন নেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো 80EE টা তো কোনো ক্ষেত্রেই পাবে না, 80EE পাবে না, 80EEও পাবে না नहीं, नहीं 2018 मिलेगा, তে। नहीं मिलेगा। পার্টিকুলার এই টাইমটা হবে 16-17 নাহলে 19-20। 16-17 और 19 से 22, 19 से हाँ 22 16-17 पीरियड में होना पड़ेगा और 19 से 22 पीरियड में होना पड़ेगा। बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो ऐसा लग रहा है? अच्छा, 80EE ये एक बहुत अच्छा था इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए, याद है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मॉडर्न 1.5 लाख कॉन्सेप्ट টাকা। था। 1.5 लाख तक आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बेनिफिट मिलेगा। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, गवर्नमेंट चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करें, पॉल्यूशन को कम करें और कुछ मॉडर्न सोचे, हाँ, कुछ मॉडर्न सोचे। स्पेशली गवर्नमेंट को भी इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में टाइम लगेगा। गवर्नमेंट कर रहा है, प्राइवेट कंपनीज लाइक टाटा जैसे कंपनी वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल पंप भी, रिलायंस भी इसमें काफ़ी काम कर रहा है। जैसे रिलायंस रिसेंटली पेट्रोल पंप का डीलरशिप दे रहा है। अगर आप लोगों ने ये सब न्यूज़ देखते हो, पेट्रोल पंप का डीलरशिप दे रहा है। अगर आपका जगह है हाईवे के साइड में या फिर शहर के अंदर भी अगर आपका जगह है,
ठीक है, पोजीशन है, तो फिर ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर आपके पास 2 करोड़ है और हाईवे साइड में जगह है आपका, ठीक है, तो फिर आप ले सकते हो रिलायंस का पेट्रोल पंप के डीलरशिप, और उसमें पेट्रोल पंप डीलरशिप में पेट्रोल डीजल तो रहेगा ही, उसमें बैटरी चार्जिंग स्टेशन वगैरह सब कुछ रिलायंस दे रहा है। एक न्यू बिजनेस डील रिसेंटली रिलायंस ने लॉन्च किया। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक के ऊपर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिक रिचार्ज चार्जिंग स्टेशन है ना, वो पूरा भारत में पूरा फैल जाएगा सर, पूरा एकदम स्प्रेड हो जाएगा। और ये जो पेट्रोल डीजल को लेके जो नाराबाजी चलता है, ये भी धीरे धीरे खत्म होने को है। ठीक है, धीरे धीरे मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि रातों रात खत्म हो जाएगा, अगला 30 40 50 साल में आई होप कि डिटोरिएट करेगा। मुझे बहुत लगता है, क्योंकि हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट में शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, अगर हम लोग अच्छा कुछ कर लेते हैं तो फिर सर उतना वीडियो तो डिपेंड। ऑफ होएगा लो। वीडियो ऑफ होएगा लो? क्या सबका ही प्रॉब्लम है? क्या मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। है सर डेफिनेट। तो अभिषेक अच्छे से अभिषेक का आई थिंक आज नेटवर्क इशू है। सो वापस जॉइन করব। हाँ अरे बार कॉल तो मने হচ্ছে नेटवर्क इशू। अच्छा, इसीलिए गवर्नमेंट हम लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं सर। अप टू 1.5 लाख वुड बी अलाउड रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो बहुत काफ़ी अच्छा रकम दे रहा है, छोटा मोटा तो नहीं है। हाँ, काफ़ी बेहतरीन डील है ये। ओके, দেখা যাচ্ছে? हाँ सर। ओके, ठीक है, म्यूट कर, तो बैकग्राउंड नॉइज আছে। अच्छा, तो आज किस बारे में डिस्कस करेंगे सर? इस तरह से हम लोग बहुत सारा डिस्कशंस कर चुके हैं, बस और कुछ एरिया है वो भी वाइटल है सर, वो भी जानना चाहिए कि 80G में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो सर, 80G में क्या आता है वो तो पहले बता दो सर। वही बताने के लिए आपको मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आप जान लो सर 80G के अंदर क्या क्या डिस्कशन है, मतलब आप कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करने से या पेमेंट करने से 80G के तहत आपको डिडक्शंस लेने का मौका मिलेगा इनकम टैक्स में। सर ध्यान ध्यान मतलब दान करने का इच्छा है तो कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग डोनेशन करना पसंद करते हैं, हाँ करना भी चाहिए, देश के लिए समाज के लिए। जैसे हम लोग एक बार किए थे क्लास से, कोरोना से पहले, मुझे याद है, केरला फंड, जो लोग उस टाइम पे क्लास में थे मुझे याद है, क्लास से जितना हो पाया था हम लोग केरला फंड, ऐसे आप लोग भी किए होंगे आपके स्कूल में कॉलेज में, तो हम लोग ट्यूशन से किए थे, केरला फंड के लिए जमा करके सरकार के पास जमा किए थे। ठीक है, कोई राम मंदिर बनाने में भी डोनेशंस किया है, इसका भी एक प्रोग्राम हुआ था। सो पॉइंट इज दैट कि इस तरह का डोनेशंस के बारे में ही यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें किस तरह का डोनेशंस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ठीक है, डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। There are 4 categories of deductions. Okay, 100% deductions of amount donated without any qualifying limit. सर इसमें क्वालिफाइंग लिमिट क्या है ये मैं आपको आगे आगे क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। क्वालिफाइंग लिमिट क्या है ये मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, बट उससे पहले आप जान लो कि 80G के तहत, ठीक है, सेक्शन 80G के तहत आप अगर सर्टेन फंड्स या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पे डोनेट करते हो तो आपको GTI से, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस लेने का मौका मिलता है। ठीक है, GTI जो भी आपका होगा वहाँ से आप डिडक्शंस ले लेना 80G का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि 80G में हर किसी जगह में, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो आपको 100% डिडक्शंस मिल सकता है अमाउंट डोनेटेड विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं पूछेगा आपको, ठीक है, आप 100% डिडक्शंस वहाँ से ले लेना। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, जैसे जब भी हमारे देश में कोई आपदा आता है ना, आपदा समझते हो ना, इमरजेंसी, तो ये नेशनल रिलीफ फंड वहाँ काम होता है। जैसे मानो कि जैसे केरला में बाढ़ आ गया था, उत्तराखंड में जैसे केदारनाथ में जब हुआ था, इस तरह का। ठीक है, ऐसे हमारे बंगाल में लास्ट ईयर जैसे बहुत भयंकर, बंगाल एंड उड़ीसा में हुआ था ना सर, फनी फनी के कारण जिस तरह से उड़ीसा में, बंगाल में, उड़ीसा में तो बहुत भयंकर हालत हुआ है। मैंने देखा, रिसेंटली एक बार विजिट किया था तो उड़ीसा में देखा बहुत भयंकर हालत हुआ है, स्पेशली बीच साइड एरिया में, मतलब समुद्र के आसपास के एरिया में बहुत ही हालत खराब है।
बंगाल में भी दीघा सुंदरबन एरिया में भी बहुत खराब हालत हुआ है। सो पॉइंट इज दैट कि ये जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है वो एक्चुअली लोगों के लिए ही उसको यूज किया जाता है। आप अगर फंड में पैसा डालोगे तो वो आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन करने का मौका मिलेगा। तो काफी नेक नेक मतलब समझते हो ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है। तो सरकार आपके लिए वो मौका देता है। नेशनल चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। स्वच्छ भारत कोष, कोष मतलब समझते हो ना, इट्स अ हिंदी वर्ड, संस्कृत वर्ड बेसिकली। कोष का मतलब होता है कोषागार, हाँ बंगाली में भी हम लोग बोलते हैं कोष, ठीक है, कोषागार, ठीक है। स्वच्छ भारत के लिए आप पैसा डालो, उसमें भारत को स्वच्छ बनाया जाएगा। सर स्वच्छता किस लिए? सर बहुत सारा स्वच्छता है, जैसे हमारे नदी को, रिवर को स्वच्छ बनाना है, ठीक है। पूरा भारत में रिवर के ऊपर पब्लिक जिस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर स्वच्छ भारत होना बहुत जरूरी है। नॉट जस्ट रिवर, मिट्टी को खराब कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग बेसिकली एनवायरनमेंट को खत्म कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव के थ्रू से एक चल रहा है एक इंसान, आप लोग शायद नाम जानते होंगे उनको, मैं तो इनको, सदगुरु। हाँ सदगुरु जी एक सॉइल मिशन कर रहे हैं, सेव सॉइल बोल के, आप हाँ। लोगों ने देखा? यस सर। हम्म। हाँ और सर। ये सेव सॉइल के लिए उन्होंने 30,000 किलोमीटर वर्ल्ड वाइड 30,000 किलोमीटर बाइक रैली कर रहे हैं 65 ईयर्स के एज में, ठीक है। 65 ईयर्स के एज में वर्ल्ड टूर में निकला है सेव सॉइल का, पूरा दुनिया भर में, नॉट जस्ट कि इंडिया, पूरा वर्ल्ड वाइड, ताकि दुनिया भर में गवर्नमेंट को एक कॉन्शियसनेस आए कि सॉइल सेव करना है, पब्लिक में कॉन्शियसनेस आए कि पब्लिक उनको बाध्य करे, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, दीपक चोपड़ा, विल स्मिथ, हॉलीवुड के फेमस जो आप जानते होंगे, फेमस हॉलीवुड एक्टर्स, ठीक है। हमारे इंडिया में जूही चावला जी, ये सब सदगुरु जी के, रिसेंटली मैं देख रहा था मौनी रॉय, ठीक है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी सदगुरु को सवाल किया कि सदगुरु ये क्या है, किस लिए है, तो काफी यूट्यूब में भी वायरल हुआ है और काफी प्रमोशंस भी मिल रहा है, बिकॉज ये एक बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। कि अगर जैसे क्रिस गेल, हाँ क्रिस गेल भी सदगुरु के साथ काफी कनेक्टेड है। आप लोग अगर वेस्ट साउथ अफ्रीका एक प्लेयर है कसिगो रबादा, हाँ मैं उनको भी देखता हूँ, फेमस बॉलर है, करेंटली टेस्ट रैंकिंग 1 कसिगो रबादा। तो ऐसे फेमस फेमस पर्सनालिटीज वर्ल्ड वाइड सदगुरु के साथ जुड़े हुए हैं और सदगुरु के इस अलग अलग मिशन पे, ठीक है, जैसे कि सेव सॉइल, जानना चाहिए, इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी या फिर कोई धर्म का बात है नहीं, इट्स प्योरली सोशल मैटर, जिसमें एक मास कंसियसनेस क्रिएट करने का कोशिश हो रहा है। हाँ कुछ लोग सदगुरु के अगेंस्ट में भी बात करते हैं कि फंड लेके ये वो अलग बात, मैं नहीं जानता क्या करते नहीं करते, बट कॉज जो भी है, जिस तरह से मास कंसियसनेस क्रिएट किया है और जिस तरह से बड़े बड़े सुपर रिच लोगों को सदगुरु अट्रैक्ट किया है, बहुत जरूरी है। बिकॉज सुपर रिच, कंगना रनौट भी बहुत कनेक्टेड है इनके साथ, मतलब सुपर रिच का कनेक्टर संजीव कपूर, ठीक है, और भी बहुत सारे, मैं नाम गिना नहीं सकता, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सुपर रिच सेलिब्रिटीज पर्सनालिटीज किसी पर्टिकुलर फाउंडेशन के साथ अटैच होते हैं तो उन पे डोनेशंस भर भर के आता है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर कॉज में एक मास कंसियसनेस क्रिएट होता है और जो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं पॉलिसी चेंज करने में बाध्य करते हैं। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कॉज में काम होना चाहिए। सदगुरु का सबसे पहला जो काम था उसमें महिंद्रा ने भी बहुत हेल्प किया था, सेव रिवर, ये भी एक प्रोग्राम हुआ था, इसी उसी को करके सदगुरु एक्चुअली पूरा दुनिया भर में एक मैसेज किया था। मैं आपको बताता हूँ, सेव रिवर, मोस्ट प्रोबेबली साउथ इंडिया में रिवर रैली, बेसिकली रिवर रैली के नाम पे वो था, ठीक है। पूरा भारत में जो रिवर सिस्टम है, स्पेशली साउथ में रिवर का सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा था, स्पेशली गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ठीक है। ये रिवर्स में बहुत प्रॉब्लम था, रैली फॉर रिवर्स, इसमें गवर्नमेंट ने भी फंडिंग किया, गवर्नमेंट फाउंडेशंस भी आया, सदगुरु के फाउंडेशंस भी थे, ठीक है। रैली फॉर रिवर्स, एकदम नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा भारत में नदी को बचाना, नदी का जो इकोसिस्टम है, बिकॉज विदाउट रिवर, विदाउट सॉइल कोई भी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकता। एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, हम सब खत्म हो जाएंगे। एक इंटरनेशनल थीसिस बोल रहा है सर कि 2050 में, सदगुरु से ही सुनने को मिल रहा था, आप देख सकते हो, ये महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, इंडिया फर्स्ट रैली फॉर रिवर पायलट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट एरिया में महिंद्रा के थ्रू से भी काफी हेल्प मिला था, टाटा के थ्रू से हेल्प मिला था।
क्योंकि इट्स अ बिग कॉज, इट्स अ बिग कॉज, ठीक है। बहुत बड़े रीजंस में ये चीजें बेसिकली कोशिश किया जा रहा है कि भाई रिवर बेड को बचाओ, मिट्टी को बचाओ, है ना। क्योंकि पानी रहेगा, मिट्टी क्ले रहेगा, ठीक है, सॉइल रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जो लाइवलीहुड है वो भी जिंदा रहेगा। तो ये सब बिग कॉज में ये सब चीज किया गया है और किया जा रहा है। तो ऐसा होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी ये सब मैटर में और ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए। और एक्चुअली सदगुरु का यही मेनली ऑब्जेक्टिव भी है कि गवर्नमेंट इसमें काम करे, ठीक है, पब्लिक भी इसी पर्टिकुलर मुद्दे पे वोट दे, ठीक है। ये जो हम लोग हर साल एक सिंपल थ्योरी सुन रहा था, तो सदगुरु एक बहुत अच्छा बात किया कि हम लोग बात करते हैं कि जॉब के बेसिस में वोट का राजनीति होता है कि नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। लेकिन पब्लिक इतना पागल है कि नौकरी कहाँ से देगा सरकार? सरकार के पास बिजनेस होगा तब नौकरी देगा। बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट। नो पॉइंट इज दैट कि ये नौकरी देने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब नौकरी मतलब क्या? सिर्फ इंडस्ट्री? बिना एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री कहाँ से चलेगा? ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, विदाउट एग्रीकल्चर कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर को मतलब एक टॉप लेवल में करना ही पड़ेगा। तो इसको लेके कंसिस्टेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्थर का घर बनाओ और लोहा बनाते जाओ। अरे भाई, लोहा और पत्थर थोड़ी ना खा के इंसान जिंदा रह सकता है। 2050 में दुनिया भर में जितना सॉइल कम होते जा रहा है, दुनिया भर में इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन होते जा रहा है, इसके कारण क्या प्रॉब्लम होगा सर कि दुनिया भर में सॉइल नहीं बचेगा। और सॉइल नहीं बचेगा तो फिर आप खाना कहाँ बनाओगे? लोहे के ऊपर या पत्थर के ऊपर, मतलब कंक्रीट में बनाओगे? और दिन बे दिन आबादी बढ़ते जा रहा है, इंडिया जैसे कंट्री के लिए तो और मुश्किल। ऊपर से ड्रॉट का प्रॉब्लम तो हो ही सकता है ना। ड्रॉट का प्रॉब्लम तो हो ही सकता है। सो अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो ड्रॉट और होंगे। मतलब हम लोगों को नेचुरल पॉइंट को देखना पड़ेगा और ये सब मुद्दे को वोट का राजनीति का पार्ट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, ये एक ही नारा लगता है भारत में, ठीक है। बीजेपी सरकार ने जॉब नहीं दे पाया, ठीक है, तो फिर स्ट्राइक कर दो, ठीक है। जैसे कल 2 दिन से राजनीति चल रहा है, नो डाउट आज जो भी ओपोनेंट में है कल बीजेपी ओपोनेंट में होगा तो उनके वो भी ऐसे ही ऑपोजिशन पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पब्लिक के दिमाग में यही भूसा भरा हुआ है। पब्लिक हमारा कैसा है, इनको बस जॉब क्राइसिस को लेके 2-4 बात कर दो, पब्लिक एकदम राजी हो जाएगा। और 2 चीज, ऑयल प्राइस को बढ़ाने का बात को लेके। लेकिन ऑयल प्राइस को कम करके सरकार को घाटे में जाना पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा टैक्स का पैसे से ही सरकार को ये सब्सिडी देना पड़ता है। अगर ऑयल प्राइस घटेगा, अगर सरकार ऑयल प्राइस को कम करेगा तो सरकार हमारे ऊपर से टैक्स मारेगा। और क्या करेगा? सरकार के पास कोई चारा नहीं है। या तो वो तेल का दाम बढ़ा के कंज्यूमर से प्राइस उठा के अपना पैसा भरे, या फिर अगर ऑयल प्राइस को कम करेगा तो दूसरे किसी ना किसी जगह से उनको सब्सिडाइज करना पड़ेगा। हमारे ऊपर इनकम टैक्स बढ़ा सकता है, या फिर जीएसटी रेट बढ़ा सकता है, या फिर कहीं से भी जहां से सरकार को रेवेन्यू मिलता है सरकार वो सब चार्ज को बढ़ा देगा। और क्या करेगा? कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा सकता है। लेकिन पब्लिक को दिमाग में घुसता ही नहीं है कि भाई ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपना इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारा जॉब क्राइसिस सिचुएशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कैसे लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं, उसके लिए सॉइल को, इकोसिस्टम को बना के रखना, वाटर सिस्टम को बना के रखना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट ये सब बात करने से लोगों को लगता है कि हम लोग किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉब्लम है देश में। आप सोचो ना, आज अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री का बात करो, जैसे लेज, कुरकुरे, हाँ, किसान टोमेटो सॉस, या फिर जो भी मैगी, पिचकू, इवन मैगी का नूडल्स, ये सब एग्रीकल्चर से ही तो बना हुआ इंडस्ट्री है। आईटीसी का जो पूरा का खाने वाला इंडस्ट्री, पूरा फूड इंडस्ट्रीज आईटीसी का, सब कुछ एग्रीकल्चर से तो बना हुआ है। नेस्ले, हाँ, आपको क्या चीज बताऊं मैं, मतलब मैक्सिमम चीज आप बड़े बड़े बिग बाजार जैसे स्टोर या फिर जो भी सब खाने वाला प्रोडक्ट के लिए तो लोग पागल होते हैं। तो विदाउट एग्रीकल्चर आप कैसे इंडस्ट्री को बनाओगे, कैसे बड़ा बड़ा स्टोर बनाओगे? और वो महंगा होता जाएगा। तो इस महंगाई का एक्चुअल प्रॉब्लम सॉइल सिस्टम, रिवर सिस्टम, ये महंगाई का एक्चुअल प्रॉब्लम है। मोर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और चाहिए। लोगों को एग्रीकल्चर में प्रमोट करना पड़ेगा। पढ़ा लिखा करके सबको अगर टाई बांध के 10,000 का नौकरी करने का सोचेगा
उससे अच्छा है भाई अपना जमीन से खेती करो, और उसमें एक अलग स्वैग फील करना चाहिए। खुद के जमीन में खेती करके 10,000 से ज्यादा कमाया जा सकता है, ऊपर से खुद का खाना फ्री। और ये 5,000 10,000 का नौकरी टाई बांध के जो यूथ करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास बात है। मतलब खास बात उसमें ज्यादा है। करेगा कुछ लोग तो ऑब्वियसली करेगा, टाई बांध के जाएगा कॉर्पोरेट जॉब करने के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर में भी दम है। ये कॉन्सियसनेस है, ये कॉन्सियसनेस बिल्डअप करना चाहिए। तो बेसिकली मैं ये सब बात इसलिए कर रहा हूँ, मेरा खुद का भी ऐसा ही मानना है, मैं खुद भी समझता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, और गवर्नमेंट भी इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट में बात कर रहा है। मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया, बट चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यूथ ऐसे नहीं सोचते सर, यूथ का सोच ऐसा नहीं है। जो कंट्री जितना डेवलप है वहाँ का यूथ उतना प्रैक्टिकल सोचते हैं। हमारे देश में यूथ प्रैक्टिकल नहीं है, उसका पैर जमीन मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो आसमान में उड़ रहे हैं। उनको लगता है सब एकदम क्या बताऊं आपको, हॉलीवुड मूवी की तरह होगा। नहीं, जमीन से जुड़े रहोगे तो पता चलेगा हकीकत क्या है। बट हकीकत को समझने के लिए जमीन से जुड़ा कहाँ है, सब तो आसमान में उड़ते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया और अभी नौकरी लग जाएगा। अरे भाई, नौकरी लगने के लिए वो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए, लोगों के पास पैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का जरूरत होना चाहिए, या डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। लेकिन उसके लिए बेसिक लेवल बेहतर होना चाहिए, जो हमारे देश में बेसिक लेवल बेहतर नहीं है, बिकॉज आम कॉन्सियसनेस नहीं है, और ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बन पा रहा। ये सब पॉलिटिकल एजेंडा बनाना पड़ेगा सर, इसके लिए पब्लिक को कॉन्सियस होना पड़ेगा। नेशनल डिफेंस फंड, देश को बचाने के लिए अगर आप देश के डिफेंस में फंड देते हो तो उसमें भी विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट 100% डिडक्शन का मौका है। पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री केयर्स फंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल में, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फंड हो गया। मैं ये सब स्टोरी या मतलब एजेंडा आपको क्यों बताया, ताकि आपको एटीजी याद रहे। एटीजी बताने के टाइम पे सर ने सेव सॉइल सदगुरु का जो फेमस करेंटली चल रहा है, जो अभी यूरोप से चालू किए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली कितना कंट्री घूमेगा मुझे याद नहीं आ रहा है, 30-40 कंट्री घूम के सदगुरु इंडिया में रीच करेगा मोस्ट प्रॉब्ली, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ये सब चीज आप लोगों को याद रहेगा। 50% डिडक्शन ऑफ अमाउंट डोनेटेड विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। अच्छा, आप कुछ और फंड देख लो जहां पर आपको 50% डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट में। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ओके, जैसे अभी आपको मैं ड्रॉट का पिक्चर दिखा रहा था। ड्रॉट एक बहुत खतरनाक चीज है, अभी समर सीजन चल रहा है, अगर बारिश होने में देरी रहा, सर कभी आप लोगों ने गौर किया, हमारे देश में विंटर चालू होता है मोटा मोटी दिसंबर से, है ना। दिसंबर से, अगर मैं इंडिया का ही बात करूं, सिर्फ इंडिया का बात करूं, दिसंबर से बारिश बंद है एक्चुअली, है ना। पूरा भारत का बात कर रहा हूँ सर। आप अगर और डिटेल्स जानना चाहते हो ना कि हमारे देश में कहाँ पर कितना बारिश हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सर कैसे पता करेंगे, चलो मैं आपको एक एड्रेस बताता हूँ, इस एड्रेस में जाना और रेगुलर अपडेट लेना। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मौसम.imd.gov.in, मस्ट विजिट सर। यहाँ पर आपको देश का इकोनॉमी को समझने के लिए देश का वेदर समझना पड़ेगा, बिकॉज वेदर पे इकोनॉमिक डिपेंड है सर, वेदर पे इकोनॉमी डिपेंड है। देश में बारिश अच्छा नहीं होगा, अगर आप लोग इकोनॉमिक टाइम्स खरीदते हो तो इकोनॉमिक टाइम्स में अभी जैसे ही कोई इकोनॉमिक टाइम्स फॉलो करते हैं आप लोग, प्लीज टेल मी सर। हाँ इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक टाइम्स में एक पेज आता है सर, मॉनसून वॉच बोल के, कभी देखा आप लोगों ने? ये तो पढ़ता ही नहीं, मतलब आता है वो रखा रह जाता है, कभी हाँ, कभार वही, पढ़ता यही तो प्रॉब्लम है सर, यही तो प्रॉब्लम है। मैं अगर आपको वेदर का बात करूंगा तो आपको लगेगा कि भाई ये वेदर का बात क्यों कर रहे हैं, और इकोनॉमिक टाइम्स के साथ मॉनसून वॉच का क्या कनेक्शन है। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जो बजट होता है, इस बजट के साथ एक्चुअली मॉनसून का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, और बहुत बड़ा नहीं, है। मेन यस सर। कनेक्शन। मॉनसून को देखते हुए बजट आता है, क्योंकि मॉनसून ही है जो पूरा बजट का, हमारे देश में जो इकोनॉमिक बजट निकलते हैं उसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मॉनसून के ऊपर बेस करके बनता है। मैं यहाँ पर ऑनलाइन में शायद आपको नहीं दिखा पाऊंगा, अगर आप ऑफलाइन में पेपर परचेस करते हो लाइक इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, तो उसमें आपको मॉनसून वॉच का कुछ ही दिन से आपको देखने को मिलेगा।
ये समर सीजन चल रहा है, जैसे ही समर खत्म होगा आप वहां पर मानसून वॉच देख पाओगे, ठीक है, आपको वहां पर मानसून वॉच दिखाई देगा, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। सो ये सब क्यों देता है न्यूज़पेपर वाले फिर, हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, बिकॉज मानसून से डिपेंड करता है देश का फ्यूचर, देश का इकोनॉमी का फ्यूचर। ज्यादा बारिश भी प्रॉब्लम है, कम बारिश भी प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ा और डिटेल्स में जानना चाहते हो ना, तो आप ऐसे ये देखो यहाँ पर मानसून में जाओ, ठीक है, आप कहाँ पर क्या मानसून का सिस्टम है। अभी तो मानसून आने में देरी है, जून में आएगा, अभी तो समर है, ठीक है। यहाँ पर 2021 का पूरा मानसून, एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून 2021 का पूरा डिटेल्स दिख रहा है, ठीक है। अगर इसमें आपको वेदर रिपोर्ट रीड करना भी आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि बीबीसी वेदर चल रहा है ना, बीबीसी में से वेदर रिपोर्ट देते हैं ना, एग्जैक्टली वही जगह है। आप लोग पहले से अपडेट रहना कि इस बार बारिश कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है, सैटेलाइट इमेज देख के, ठीक है। ऑल इंडिया वेदर फोरकास्ट भी आप देख सकते हो कि अगले कुछ दिनों में भारत के किस किस जगह में बारिश होने वाला है, ठीक है, इसका भी डेली रिपोर्ट निकलते हैं। ये देखो सर, ये रेनफॉल का फोरकास्ट है अगला कुछ दिनों में, जैसे अभी सिर्फ पूरे भारत में ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और साउथ में कुछ स्टेट्स में बारिश होने वाला है, और मैक्सिमम भारत ड्राई है, ठीक है। ऐसे आपको पूरा मैप वाइज टेम्परेचर का डिटेल्स दिख जाएगा। ये एवरीडे डेटा अपडेट होता है सर, एवरीडे। मैं रोज देखता हूँ, रोज नहीं तो कम से कम वीक में 1-2 बार चेक कर ही लेता हूँ कि टेम्परेचर का क्या सिचुएशन है, ठीक है, कहाँ सबसे गर्म ज़्यादा है, कहाँ सबसे लो टेम्परेचर है। जैसे आपको मैं दिखा सकता हूँ मिनिमम टेम्परेचर कल का मिनिमम टेम्परेचर আমিও कहाँ था, দেখি দাদা। देखिस, वेरी गुड रोशनी। হ্যাঁ, তুমি বলার পর দেখি। इसमें क्या होगा ना, आपको फ्यूचर समझ में आएगा, वेदर फोरकास्ट, ओके, जिसमें आपको इकोनॉमी का एक अंदाजा लगेगा कि अगर बारिश अच्छा होगा, गर्मी के ऊपर बेस करके जहां ड्रॉट हो रहा है तो कौन से स्टेट में ड्रॉट का प्रॉब्लम आएगा, किस स्टेट में ड्रॉट का प्रॉब्लम नहीं आने का चांसेस है। ये सभी चीजें आपके दिमाग में एक भारत के इकोनॉमी वेदर कंडीशंस के ऊपर आपको हमेशा अपडेट रखेगा। मस्ट गो थ्रू सर, आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, आप लोग को ये सब चीज जानना चाहिए। ये देखो सर, लद्दाख में 2.4 मिनिमम था कल, और कहाँ पर, हाँ लद्दाख ही सबसे कम दिख रहा है मुझे, ठीक है। बाकी सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट मोस्ट प्रोबेबली नीचे होगा कोई और नहीं, ये तो मिनिमम का है, मैक्सिमम में जाएंगे तो हाईएस्ट दिखेगा। हाईएस्ट में सबसे हाईएस्ट 41, आई थिंक जैसलमेर बीकानेर साइड में होगा। 43 राजस्थान में। 43.4 कहाँ रे, यहाँ मिडिल में 43.4। मिडिल में, ये मध्य प्रदेश होगा। हाँ 43.4 कल का टेम्परेचर, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ गर्मी हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सब वेदर डिपार्टमेंट का एकदम ऑथेंटिक अपडेशन है सर। तो जस्ट फॉर आइडिया के लिए मैं आपको बताया, ठीक है, कि आप इस तरह से अपने बढ़ा सकते हो। तो इसलिए देखो, मैं ड्रॉट के रिलेटेड बात को बताया आपको। ड्रॉट होगा तो गवर्नमेंट ड्रॉट रिलीफ फंड होता है, तो ड्रॉट के साथ लड़ाई करने के लिए, जैसे महाराष्ट्र में लास्ट 2018 में लातूर में, याद है आप लोगों को, लातूर में ऐसे ड्रॉट का कंडीशन हुआ था, चेन्नई में भी ड्रॉट हुआ था, ट्रेन में पानी भर के सप्लाई करना पड़ा सर, पता है, न्यूज में बहुत आया था। हेलो, यस सर। हाँ बहुत न्यूज आया था, लातूर में बहुत प्रॉब्लम हुआ था पानी के लिए, मतलब बेसिक पीने के पानी के लिए हाहाकार मच गया था। तो एग्रीकल्चर का क्या हालत होगा सोचो, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने आपके लिए ड्रॉट रिलीफ फंड भी बना के रखा है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड बना के रखा है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है जो पुराने टाइम में बना हुआ था, राजीव गांधी फाउंडेशन है। ये सब फंड गवर्नमेंट पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए इमरजेंसी सिचुएशंस में खर्चा करते हैं। 100% डिडक्शन ऑफ अमाउंट डोनेटेड। अच्छा, ये जो दो मैंने आपको बताया, इसमें कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, ठीक है, मतलब जितना दोगे उतना आपको माइनस करने का मौका मिलेगा। बट आगे का कुछ पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं मैं, जिसमें आप 100% डिडक्शन तो मिलेगा, बट कुछ क्वालिफाइंग लिमिट है। अब ये क्वालिफाइंग लिमिट का कैलकुलेशन क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट अभी मैं आपको 100% डिडक्शन ऑफ अमाउंट डोनेटेड के बारे में बात करूंगा। इसमें आप अगर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन द सेंस जिला परिषद, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऐसे जगह पे म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, ऐसे जगह में अगर आप डोनेशन देते हो, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के लिए अगर आप सरकारी ऐसे संस्था में, जहां पर लोकल अथॉरिटी, पंचायत, कॉर्पोरेशन
जहाँ फैमिली प्लानिंग के ऊपर लोगों के अंदर कंसर्सनेस बनाने के लिए, लेडीज का हेल्थ के बारे में हमेशा एक बेनिफिट देने के लिए। भारत में बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को अभी भी अपने हेल्थ के बारे में नॉलेज नहीं है, बेसिक बेसिक चीज़ों को लेके अभी भी बहुत सारा सुपरस्टिशियंस है, ठीक है, इतना ज़्यादा सुपरस्टिशियस है क्या, आपको क्या बताऊँ मैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए सरकार भी आपको बता देना है, आप अगर 100 डोनेशन करते हो तो आपको डिडक्शंस मिलेगा, बट हाँ कुछ क्वालिफाइंग लिमिट के साथ, पूरा नहीं। बट कैसे, उसके लिए कैलकुलेशन अभी बताऊंगा, 2 मिनट बाद, रुक जाओ। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, 50% डिडक्शन ऑफ अमाउंट डोनेटेड सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अच्छा, ये 50% डिडक्शन मिलेगा, बट यहाँ पर भी सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी टू बी यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस अदर देन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। अच्छा, जो पॉइंट 3 में था फैमिली प्लानिंग, वहां पर था, यहाँ पर फैमिली प्लानिंग को छोड़ के, ठीक है। जैसे अगर आप नोटिफाइड टेम्पल, ठीक है, चर्च, गुरुद्वारा, मॉस्क, ये सब जगह में अगर आप डोनेशन करते हो, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में अगर आप डोनेशन देते हो, जैन टेम्पल्स, जहाँ पर भी, जैन टेम्पल भी मंदिर में आ जाते हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल भी मंदिर में आ जाते हैं, तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, ठीक है, गुरुद्वारा, ऐसी जगह में अगर आप डोनेशन करते हो जो पब्लिक वेलफेयर में काम करते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं क्या मंदिर मस्जिद जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, बिकॉज मंदिर मस्जिद लोगों के काम ही आता है सर, ठीक है। कोई बोलते हैं कि डेवलपमेंट का काम करो, अरे क्या डेवलपमेंट का काम करो, मंदिर मस्जिद बनाने से डेवलपमेंट होता है, लेकिन सिर्फ मंदिर मस्जिद का राजनीति नहीं है। बात यह है कि लोगों का आस्था, लोगों का विश्वास बना रहेगा ना। जैसे आप देखना हमेशा एक चीज कि जब हर चीज से हमारा विश्वास उठ जाता है ना, लास्ट में एक ही विश्वास बचा रहता है कि ऊपर वाला है, देखेगा। सबके लिए अपना अपना ऊपर वाला, मंदिर के लिए मंदिर वाला, चार्च के लिए चार्च के ऊपर वाला, गुरुद्वारा के लिए गुरुद्वारा के ऊपर वाला, और मॉस्क के लिए मॉस्क के ऊपर वाला, लेकिन अल्टीमेटली है तो एक ही ऊपर वाला, ठीक है, सबका मालिक एक। नाउ पॉइंट इज दैट, कोई बोलते हैं कि मंदिर के लिए इतना खर्चा क्यों करें? अरे भाई, वो मंदिर के पर्पस के लिए है, अगर मंदिर नहीं बनाएंगे तो क्या कुछ और भी कुछ हो रहा है क्या? जो पर्पस के लिए जो है उसमें खर्चा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मंदिर ही बनाते जाए, लेकिन आजकल लोगों का ना विश्वास, आस्था, धर्म खत्म हो जा रहा है। लोग पहले ना आस्था में काम लेते थे, आस्था में लोग बड़े बन जाते थे, विश्वास से बड़े बन जाते थे। आजकल लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं 2-2 मिनट में। आप देखिएगा, मैं देखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ ना, जब पैसा पॉकेट में है क्या दमदार है, पॉकेट से पैसा खत्म, विश्वास खत्म, सब खत्म। आजकल लोग ऐसे हो गए, लेकिन हर बात पैसे से नहीं होता, कुछ चीजें विश्वास से भी बनता है। और ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा हमें विश्वास देता है सर, ताकत देता है, बहुत लोगों को ताकत देता है सर, ठीक है। मतलब ये विश्वास है, ताकत ही है, जो एक भारत को इतना दिन, इतना लूट मार के बाद भी बना के रखा है। ये लोगों का विश्वास है कि आज नहीं तो कल हम बनेंगे। अब कोई बोलेगा सर भगवान कहाँ है, ऊपर है? अरे नहीं नहीं, भगवान ऊपर नीचे कहीं नहीं है, भगवान दिल में होता है, ठीक है। अब किसी को लगता है ऊपर है दिल में आएगा, नीचे है दिल में आएगा, आने दो, ठीक है, जिसका जैसा मानना है। लेकिन मंदिर, मस्जिद वगैरह में बहुत अच्छा काम भी होता है। जैसे अगर मैं आपको बेलूर मठ के बारे में बताऊं, ठीक है, एक ये भी एक टेम्पल ट्रस्ट है वेस्ट बंगाल में, स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद का जो बेलूर मठ है, ऐसे लोग घूमने आते हैं बंगाल में, बहुत ही फेमस है। और फेमस इसलिए है बिकॉज स्वामी विवेकानंद जी के काम के कारण, ठीक है। सर आज के डेट में क्या बेलूर मठ बहुत अच्छा काम करते हैं? सर काम तो अच्छे करते हैं, बेसिकली एजुकेशन पे एंड हेल्थ पे। ऐसे और भी है, जैसे इस्कॉन टेम्पल्स भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, बट बेलूर मठ एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा। इनका जो भी काम का एरिया मैं देखता हूँ, मैं खुद जब रामकृष्ण मिशन में था तब भी मैंने देखा, ठीक है, कि बेलूर मठ किस तरह से लोगों की सेवा के लिए, मतलब ऐसे और भी है, मतलब बस मैं एग्जाम्पल की तरह बात कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि बेलूर मठ ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा काम करते हैं। बेलूर मठ का मेन जो एरिया है ना, ये मेनली लोगों के हेल्थ सेक्टर्स और एजुकेशन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा, ये आप घूम के आ सकते हो अगर नहीं गए तो, ठीक है, गंगा किनारे है और बहुत शांति मिलता है। लेकिन हाँ, शांति तभी समझ में आएगा जब आप विवेकानंद जी या रामकृष्ण परमहंस या माँ शारदा को समझ पाओगे, ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने बंगाल में या ऑल ओवर इंडिया में स्वामी विवेकानंद को या और भी गुरु शिष्यों को जो शिक्षा दिया, और पूरे भारत में, भारत की आज़ादी के टाइम पे जिस तरह से इनका सोच लोगों के अंदर विश्वास जगाया, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है सर। इसके लिए आपको विवेकानंद जी को समझना पड़ेगा, तब फिर जाके अगर आप बेलूर मठ के टेम्पल में जाके बैठोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इस मंदिर के बनाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। रामकृष्ण भगवान भी एक सवाल किया था विवेकानंद को कि भाई पैसा मिले ना
तो लोगों को काम पे लगाना। तो विवेकानंद जी थोड़ा सोच में पड़ गए थे। मैं आपको बताऊं एक बात, ठीक है, वही बात है जो बात अभी मैं आपसे छेड़ा। कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या राम मंदिर बनाना चाहिए, इसको लेके विवाद है, लेकिन बात विवाद का है नहीं, बात आस्था का है, बात लोगों के विश्वास का है। पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद जब 30,000 खर्चा करके ये बेलूर मठ का ये पूरा एरिया परचेस किया था, आपको बता दूं मैं, उस टाइम पे पूरा देश भर में जैसे आज का कोरोना है ना, उस टाइम पे भी सेम टू सेम एक एपिडेमिक चल रहा था, कॉलेरा। उस दौरान उसका एक नाम भी था उस सिचुएशंस का, मैं नाम भूल जा रहा हूँ बंगाली में। बेसिकली ऐसे ही पैंडेमिक ही था, एक पूरा ग्लोबल पैंडेमिक था। घर घर में लोगों को कॉलेरा हो रहा था, टाइफाइड हो रहा था, बहुत भयंकर हालत था। सिस्टर निवेदिता उसी दौरान भारत में आके विवेकानंद जी को साथ देके और सेवा शुश्रूषा जो भी है, बाग बाजार में जाके भी आप देख सकते हो, तो तभी सिस्टर निवेदिता भी इंडिया में आए थे, और भी बहुत सारे बाकी फॉरेनर्स भी आए थे। एक बहुत फेमस उन दिनों का एक फाउंडेशन था। फाउंडेशन मतलब जैसे आज के डेट में बिल गेट्स, उस जमाने में अमेरिका का सबसे रिच था। अरे आज ना पूरा सब चीज भूल जा रहा हूँ, बहुत ही फेमस है, रॉकफेलर, डेविड रॉकफेलर, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन ऑन दैट टाइम ड्यूरिंग विवेकानंद एरा। उन्होंने भी डोनेशन दिया था। तो काफी सारा डोनेशन लेके 30,000 रुपीज देके जब ये टेम्पल का एरिया विवेकानंद जी परचेस कर रहे थे, तो उनके मन में सवाल था कि क्या मैं ये टेम्पल के लिए जगह परचेस करूं, या फिर मैं जो लोग मर रहे हैं इनके लिए और खर्चा करूं। तो इसे फिर बहुत बड़ा डिलेमा था, लेकिन उन्होंने खर्चा दोनों जगह में किया, बट जगह भी परचेस किया, बिकॉज उनको पता था कि आज नहीं तो कल मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक संस्था, एक फाउंडेशन जो पब्लिक वेलफेयर में काम कर सकते हैं, एक फाउंडेशन जो पब्लिक वेलफेयर में काम कर सकते हैं, आज नहीं अगला 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल तक कर सकते हैं, ये फाउंडेशन भी तो जरूरी है। तो उन दिनों 30,000 आज के दिनों में करीब करीब 50-100 करोड़ के आसपास होगा, ठीक है। तो ये जमीन परचेस करके इतने बड़े मतलब एक ट्रस्ट को बना के विवेकानंद जी गए थे। तो इसके पीछे रीजन नहीं था सर, ठीक है, कि मंदिर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इट्स अ बिग कॉज में बनाना चाहिए, है ना, दिखावा कॉज में नहीं, तो बिग कॉज। तो ये अगर आप यहाँ पर जाओगे ना कभी बेलूर मठ आसपास में, आप देखोगे यूनिवर्सिटीज ऐसे पूरा दुनिया भर में रामकृष्ण मिशन स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज फैला हुआ है, एजुकेशन देते हैं, मैन मेकिंग एजुकेशन देने का कोशिश करते हैं ये लोग, ठीक है। सो सब बिग कॉज में करते हैं सर, जो भी करते हैं बिग कॉज में करते हैं, और इसलिए मैं आपको बताया कि ये भी ATC के तहत आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहता है, ये देखो, donation to Ramakrishna Mutt and the Ramakrishna Mission are exempt from income tax under section 80G of Income Tax Act 1961। दिखाई दिया आप लोगों को? यस सर। इवन डोनर्स फ्रॉम USA को भी मिलेगा। If you are donating us from USA, you can donate through the following organizations for tax exemption benefit in USA also, ठीक है। मतलब अगर आप बेलूर मठ को डोनेट करोगे, अगर यूएस से बैठ के करोगे, तो यूएस गवर्नमेंट में भी आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है एज पर यूएस इनकम टैक्स एक्ट। सो जस्ट इमेजिन कि बिग कॉज में काम करने से किस तरह से बेनिफिट दिया जाता है ना। चुपचाप से बहना, अपने मौज में रहना, ठीक है, मतलब ये अपने काम करे जाते हैं, ठीक है, और बिग कॉज में करते रहते हैं। तो जस्ट ऐसे और भी इंस्टीट्यूशंस है, और भी संस्थाएं हैं, मैं बस जिनके बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, मैं इसलिए ये वाला टेम्पल के बारे में बताया। बाकी और भी टेम्पल्स हैं हमारे देश में जो ATC के थ्रू से कनेक्टेड होते हैं, ATG के थ्रू, सॉरी, ATG के थ्रू से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप वहाँ डोनेट करते हो तो आपको ऐसे इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर 50% का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 50% डिडक्शन ऑफ अमाउंट डोनेटेड सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग। सर समझ में आ रहा है सर? थोड़ा प्रैक्टिकली बोल दिया आप लोगों को। यस सर। এই সবাই বুঝতে পারছিস তো? बोलो सर, बोलो। दादा हाँ सर। कैलकुलेशंस आते हैं सर, कैलकुलेशंस ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट फॉर कैटेगरी 3 एंड 4 डोनेशंस। ये जो क्वालिफाइंग लिमिट का कॉन्सेप्ट है, इसमें एक स्टेप्स आता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में। सबसे पहले जब क्वालिफाइंग लिमिट का बात आता है ना, बिकॉज इसमें पूरा नहीं मिलता, कुछ क्वालिफाइंग लिमिटेशन है। स्टेप 1 में कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम, आपका जो भी टोटल इनकम होगा ना, उसका एडजस्टेड टोटल इनकम, दैट इज एडजस्टेड टोटल मतलब GTI
जो भी आपका जीटीआई होगा, मतलब अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम से आप जितना इनकम करोगे तो वहां से आपको कुछ इनकम को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या आप डिडक्ट कर सकते हो जीटीआई से? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट 80G, मतलब 80G का जो अमाउंट है उसको छोड़ के बाकी 80C से लेके 80U का जो और डिडक्शंस है वो अमाउंट आप यहाँ से माइनस करो, मतलब एक्सेप्ट 80G, हाँ, माइनस 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G, उसको छोड़ के बाकी अमाउंट को डिडक्ट करो। अगर कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A, और अगर कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112 एंड 112A, उसको भी माइनस करो। तो जीटीआई से ये तीनों चीज माइनस करने के बाद स्टेप 2 में आप कैलकुलेट कर सकते हो 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, मतलब जो भी आपका एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा उसका 10% आप देना। ठीक है, और स्टेप 3 में कैलकुलेट द एक्चुअल डोनेशन विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। स्टेप 2 और स्टेप 3 में, ठीक है, जो मैक्सिमम होगा वो आपको डिडक्शंस के तौर पे मिलेगा। सर अभी थोड़ा सा मैं आपको प्रोविजन वाइज बोला, बट आगे जब आपको मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब स्टेप 1 में क्या हुआ, जो भी आपका जीटीआई है वहां से 80C से 80U माइनस करो एक्सेप्ट 80G। हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ चुके हो, 112 एंड 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर कुछ है उसको भी माइनस करो। स्टेप 2 में जो भी एडजस्टेड टोटल इनकम होगा उसका 10% यूज कर लो। स्टेप 3 में जो भी डोनेशन आप दोगे उसको ले लो। और स्टेप 4 में स्टेप 2 लोअर ऑफ स्टेप 2 और स्टेप 3 इज द मैक्सिमम परमिशिबल डिडक्शंस, मतलब स्टेप 2 और स्टेप 3 में जो लोअर होगा वो आपको मैक्सिमम डिडक्शंस के तौर पे मिलेगा। And step 5, the state deduction is adjusted first against donation qualifying for 100% deductions. पहले 100% deductions के साथ जो भी है उसको पहले माइनस होगा, that is category 3, and thereafter 50% balance qualify for deduction under section 80G. No deduction shall be allowed for donation in excess of 2000 if paid in cash. No deduction shall be allowed for donation in excess of 2000 in paid in cash. अगर आप 2000 से ज्यादा कैश में पेमेंट करोगे तो वो आपको मैक्सिमम 2000 कैश में पेमेंट करो, आपको डोनेशंस माफ किया जाएगा, मतलब एग्जेम्प्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप 2000 से ज्यादा कैश में पेमेंट करोगे, ठीक है, तो उसको ब्लैक मनी की तरह मान लिया जाता है। तो इसलिए 2000 से ज्यादा पेमेंट अगर है तो वो 2000 के ज्यादा पेमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा, कोई डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा। तो ये है 80G का एवरीथिंग। बोलो सर, प्रोविजन समझ में आया, स्टोरी समझ में आया 80G का? हर सेक्शंस के पीछे का कहानी समझना सर, तब याद रहेगा, तब याद रहेगा। कहानी नहीं याद रहेगा ना, सिर्फ रटोगे ना, हाँ रट लेंगे, अरे भाई रट तो लेंगे लेकिन कितना दिन तक याद रह पाएगा? रटेंगे तो याद रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन समझ के रटोगे, रटना तो पड़ेगा, दिमाग में रखना तो पड़ेगा, लेकिन वजूद, हाँ सर, वजूद अगर पता है ना, वजह पता है तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। प्लीज टेल मी, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके सर, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। क्वेश्चन रेडी किया था, चलो सर ये वाला क्वेश्चन देखो, सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. तो थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। छोटा हो छोटा गया, करें, हो ठीक गया, है। हो गया। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सर, मैं आपको रीड करता हूँ, फिर आप मेरे साथ साथ ही इसका जवाब देने का कोशिश करो। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो भी है, इससे पहले जो चैप्टर्स हम लोगों ने, मतलब जो सेक्शंस हम लोगों ने करके आया वो भी है, ठीक है। क्वेश्चन में सभी चीज आपको मिलेगा। এই সবাই দেখতে পাচ্ছি কোশ্চেন? यस सर। कैसा
कहाँ कहाँ डोनेशन दिया? अच्छा, डोनेशन से पहले कुछ और भी दिया क्या? मिस्टर शिवा, ओके चलो, मिस्टर शिवा जिनका एज 58 ईयर्स है, सीनियर सिटीजन है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। ग्रॉस टोटल इनकम है इनका 7,75,000, 7,75,000 इनका ग्रॉस टोटल इनकम है सर, ठीक है। और इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, मतलब जो 7,75,000 का इनकम यहाँ पर बोला है, ये बेसिकली सैलरी इनकम और हाउस प्रॉपर्टी का एक कॉम्प्राइजिंग इनकम। बहुत बढ़िया। He has made the following payments and investments. Premium paid to ensure the life of her major daughter. अब तो मेजर डॉटर है, मतलब बड़े हैं, 18 साल के नहीं है, उससे बड़े हैं। मेजर डॉटर पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/2018, जो पॉलिसी लिया है ये 1/4/2018 में लिया है, जिसका एश्योर्ड वैल्यू है 1,80,000 का, और प्रीमियम जो भर रहे हैं वो 20,000 का। सर इसमें भी कुछ चिंता का विषय है, सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में 80C के अंदर अगर आप डिटेल्स में नोट्स में फॉलो करोगे आपको कुछ पता चलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है खुद के लिए 12,000 का, स्पाउस के लिए 14,000 का। डोनेशन टू ए पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस 50,000 बाय वे ऑफ चेक। LIC पेंशन फंड में 60,000 जमा किया। डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रंस फंड 25,000 बाय वे ऑफ चेक। डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 25,000 बाय वे ऑफ चेक। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 40,000 by way of check. Deposited in public provident fund 1 lakh. Compute the total income of Mr. Shiva for assessment year 22-23। तो शिव जी आपके पास आए हैं और आपको पूछा है कि भाई मैंने ये खर्चा किया और मैंने ये इनकम किया, बताओ मेरे को कितना टैक्स देना है। बोलो कंसल्टेंट साहब, सभी कोई बोलो कि कितना टैक्स इनको सरकार के घर में जमा करना है। ये समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द केस, मतलब इस पूरा खेल में केस क्या है। अब जो भी हुआ है सब कुछ एज पर रूल्स होगा, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये सबको क्वेश्चन समझ में आया? प्लीज टेल मी सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है चलो। चलो सर हेडिंग कर लो, सॉल्व करने के लिए हेडिंग बना लो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। कर रहे हैं क्या? कॉपी पेन रेडी करके स्टार्ट हो गए आप लोग? सर लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शिवा, असेसमेंट ईयर 22-23। ओके सर। सर एक पर्टिकुलर बनाना चाहिए आपको, और कॉलम के लिए 2 कॉलम बना लो, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, सुविधा हो सकता है। आपको जो पता है वो पहले पुट कर दो। आपको पता क्या है? GTI पता है, कितना है GTI? GTI कितना है सर इसका? शिवा का GTI कितना है? 7 लाख 75,000। ये है GTI इनका, 7,75,000। तो ये पहले पुट करो, बिकॉज डिडक्शन जो मिलेगा वो 7,75,000 से ही मिलेगा। तो 7,75,000 पुट कर दिया। यहाँ से आपको डिडक्शन चालू होगा, लेकिन किस में कितना मिलेगा ये कैलकुलेशंस में ही आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन
80C, पहले 80C आएगा बिकॉज पहले 80C का ही डिटेल्स मुझे दिख रहा था। प्रीमियम जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए पे किया, लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे किया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी कुछ पैसा डाला है ना सर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1 लाख डाला, ये सब 80C का पार्ट है कि नहीं, भूल तो Yes, नहीं sir. गए? तो डिडक्शंस अंडर 80C के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है, जैसे मानो कि जो श्योर शॉट दिख रहा है वो लिख दो, डिपॉजिट इन पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड कितने का है, 1 लाख का है, दे देते हैं। अच्छा पहले दे देते हैं, जो भी है दे देते हैं। फिर LIC प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ मेजर डॉटर। 80C का डिटेल्स अगर देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या होता है। मैं आपको अभी रूल थोड़ा बता देता हूँ। मेजर डॉटर के केस में ये 80C का डिटेल्स में बोला है सर। मेजर डॉटर में अगर आप पेमेंट करोगे LIC प्रीमियम तो आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा बोलो तो 10% ऑफ एश्योर्ड वैल्यू मिलेगा, 10% ऑफ एश्योर्ड वैल्यू। कितने का है हमारा एश्योर्ड वैल्यू? 18,000 पैसे यानी 1,80,000। एश्योर्ड वैल्यू है 1,80,000 का। एश्योर्ड वैल्यू है 1,80,000 का। दिस इज द एश्योर्ड वैल्यू। इसका 10% तक आपको 22-23 में छूट मिलेगा, लेकिन आप प्रीमियम भर रहे हो 20,000 का, तो फिर कितना मिलेगा? 2,000 एक्स्ट्रा पर 2,000 एक्स्ट्रा 18 दे रहे हैं, 18,000 मिलेगा आपको 18,000 मिलेगा। मैक्सिमम एश्योर्ड वैल्यू। ऐसा क्यों है? बिकॉज पॉलिसी टेकन, इसका भी एक डेट का खिला है। पॉलिसी टेकन ये बताया था 80C के टाइम पे। आप मैट में देखोगे ना, डिटेल्स में 80C में जाओगे, जो नोट मैंने शेयर किया वहां पर जाओगे, आपको दिख जाएगा कि अगर पॉलिसी 31 मार्च 2012 के बाद लिया है, ठीक है, तो 10% ऑफ एश्योर्ड वैल्यू आपको एक्चुअल में मिलता है। ये सब रूल बेस्ड है। तो 1 लाख का कितना हो गया? 1,80,000 का 10%, तो हमारे केस में कितना बन जाएगा? 18,000। जहां पर एक्चुअल में उन्होंने कितना दे रहा है? 20,000, बट आपको 20,000 नहीं मिलेगा, आपको 20,000 नहीं मिलेगा, आपको 18,000 ही मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ये 31 मार्च 2012 के बाद ये रूल आ गया था कि अगर कोई मेजर डॉटर के लिए आप पॉलिसी ले रहे हो तो आपको पॉलिसी वैल्यू एश्योर्ड वैल्यू का 10% तक की डिडक्शन के लिए आप क्लेम कर सकते हो। तो 1 लाख और उधर हो गया 18,000। 80C में और कुछ दिख रहा है क्या? प्लीज बताओ ना। LIC पेंशन फंड LIC पेंशन फंड 80C का पार्ट है क्या? देखो सर, ये सब आपको याद रखना है। सेक्शन गलत मेंशन करोगे तो गलत बात है। देखो सर, मैंने आपको क्या बताया, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम, है ना, ये 80C का पार्ट है, ये 80C का पार्ट है। लेकिन मैंने आपको बोला 80CCC का है। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, जब बात आ गया पेंशन फंड की, तो वो कौन से सेक्शन का पार्ट है? दिखाई दे रहा है क्या? 80CCC। ठीक है, ये सब भूलना नहीं है सर, ये 80CCC का है, ये सब हो चुका है। ठीक है, ये सब आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग सही बोलोगे। तो 80CCC, तो डिडक्शंस under section 80CCC in respect of what? LIC pension, okay? But इसमें आपको कितना मिलेगा? जितना आपने दिया, ठीक है, जितना आपने दिया आपको मिल जाएगा। मोटा मोटी हमारा रूल कहता है any amount paid or deposited to keep in force a contract for any annuity plan or LIC of India or any other insurer for receiving pension from the fund, amount paid or deposited subject to a maximum of 1.5 लाख। मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपने कितना दिया? बोलो सर, कितना दिया आपने? 60,000। तो 60,000 क्लेम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो।
तो 1,18,000 और 60,000 कुल मिला के 1,78,000। तो 1 लाख हो गया, 18,000 हो गया, 60,000 हो गया, 1,78,000 हो गया। लेकिन सर आपको क्या 1,78,000 डिडक्शन मिलेगा? ना सर, 1.5 लाख टका। नहीं सर, 1.5 लाख मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? एज पर सेक्शन 80, कौन बोलेगा? C2 हाँ? 80C से लेके 80CC तक। 80CCE, नहीं 80cc 80C से लेके 80CCE में मिलेगा, 80C से लेके 80CCD तक। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर सेक्शन मेंशन करना है कि एज पर सेक्शन 80CCE आपको क्या कहता है? एज पर सेक्शन 80CCE आपको कहता है कि आपका डिडक्शन जो है एज पर सेक्शन 80CCE मैक्सिमम परमिशिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में नहीं था। अगर होता तो 80CCD भी होता, तो सब कुछ मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख तक की आप क्लेम कर सकते हो। अच्छा, एक बात याद रखना, सीसीडी में 2 पार्ट है, एक सीसीडी सबसेक्शन 1 है, सीसीडी सबसेक्शन 2 है, सीसीडी सबसेक्शन 1B है। ये सबसेक्शन 1B भी नहीं आता है और सबसेक्शन 2 भी नहीं आता है, सिर्फ सीसीडी सबसेक्शन 1 आता है। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, तो 80CCE के तहत डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C एंड 80CCC, हमारे केस में जो 2 सेक्शन हैं, ठीक है, इज रेस्ट्रिक्टेड टू कितना? 1.5 लाख। रेस्ट्रिक्टेड टू 1.5 लाख। तो आप कितना डिडक्शन क्लेम कर पाए? 1,50,000 ही आप क्लेम कर पाओगे 80C के तहत। क्लियर है यहाँ तक बात? बताओ सर, यहाँ तक बात क्लियर है? सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में क्या था वो देखना पड़ेगा सर। क्वेश्चन में आगे का जो चर्चा है, अच्छा सर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये कौन सा सेक्शन कहता है? बताओ सर। 80D। 80D, थैंक यू। तो 12,000 अपने लिए, 14,000 स्पाउस के लिए, 12,000 अपने लिए और 14,000 स्पाउस के लिए, क्या लगता है कितना मिलेगा? 25,000 तक मिलेगा, 1,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम in respect of self and spouse restricted to, तो इनर में लिख दो जितना आप दे रहे हो, ठीक है, इनर कॉलम में वो लिख दो, और एक्चुअल जो मिलेगा आपको वो आप आउटर में कर देना। तो 26,000 एक्चुअल में आप दे रहे हो, बट रिस्ट्रिक्टेड टू हो जाएगा 25,000। यही रूल था, भूलना नहीं सब। नेक्स्ट पॉइंट, बाकी जो भी है देखो तो ये कौन से सेक्शंस के अंदर आएगा? डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल, डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन 80G। फंड, 80G से। ये सब, ये सर ये अभी सब, पढ़ा। ये सब, ठीक है, ये सब 5 पॉइंट है, ये सब 80G का पार्ट है। चलो वेरी गुड। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ठीक है। हाँ, 80G के तहत आपको जो जो डिडक्शंस मिलेगा, ठीक है, उसका पूरा आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम लोग ना वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख दो वर्किंग नोट बोल के, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वालिफाइंग लिमिट और कुछ बिना क्वालिफाइंग लिमिट वाला है, तो उसके लिए वर्किंग नोट ज़रूरी है। तो चलो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं।
सर इसमें कितना कितना डोनेशन है, एक पर्टिकुलर्स लिख लो, पर्टिकुलर ऑफ डोनेशन, मतलब आप जो जो डोनेशन कर रहे हो उसका एक लिख लो, सुविधा होगा आपको वर्किंग करने से। अमाउंट डोनेट जितना कर रहे हो वो लिखो, अमाउंट डोनेटेड जितना कर रहे हो वो भी लिख लो, एंड परसेंटेज ऑफ डिडक्शंस, कहीं पर 100% होता है, कहीं पर 50% होता है, ठीक है। और एक कॉलम लिख लो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G कितना मिलेगा। बस ये 4 कॉलम में ही आप पूरा खेल समझ जाओगे। प्लीज टेल मी क्या क्या पॉइंट आ सकता है। सबसे पहले है डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल। अच्छा यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ये समझ के करना है, 2 पॉइंट ऐसा है, देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगा के। डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, नहीं सॉरी, हाँ एक है आपका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, एक है, ठीक है, और एक है आपका चिल्ड्रंस फंड बोल के एक है। डोनेशन टू चिल्ड्रंस फंड एंड डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इन दोनों का खेल में क्या होगा बोले तो, रूल्स भूलना नहीं है, सर अभी अभी पढ़ा है। जवाहरलाल नेहरू वाले में ना सर 50% देंगे और चिल्ड्रंस फंड में 100% डिडक्शन देंगे। यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लुक एट दैट सर, इसमें देखो नेशनल चिल्ड्रंस फंड, हाँ ये देखो नेशनल चिल्ड्रंस फंड आपका 100% डिडक्शन कैटेगरी में आते हैं, वो भी विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। एंड जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड जो है ये 50% डिडक्शन कैटेगरी में आते हैं विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। और आपके यहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग के लिए था, फैमिली प्लानिंग 100% कैटेगरी में आते हैं बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, और चैरिटेबल ट्रस्ट 50% डिडक्शन कैटेगरी में आते हैं सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। तो आपका 2 ऐसा है जो सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है, और 2 ऐसा है जो विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट है ना सर। जो 4 पॉइंट है आपका, वो 4 पॉइंट 4 मतलब 2 क्वालिफाइंग लिमिट के साथ है और 2 अनक्वालिफाइंग लिमिट के साथ, बिना बिना क्वालिफाइंग लिमिट के साथ है। तो आपको उसी हिसाब से थोड़ा पॉइंट डाउन कर देना चाहिए। जैसे नेशनल चिल्ड्रन फंड, इसको अलग करो। पॉइंट 2 जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, डोनेशन इसमें भी 25,000 का है, इसमें भी 25,000 का है, लेकिन इसमें 100% मिलेगा आपको, इसमें 50% मिलेगा आपको। सो 25,000 का 100% कितना होता है, 25,000 ही होता है, और 25,000 का यस सर 50% 12,500 12,500। ठीक है। ये हो गया आपका, ये पहले दोनों का, ठीक है। लेकिन इसमें 2 और केस हैं, जो 2 केस आपको कुछ और बताते हैं। एक अप्रूव्ड फैमिली प्लानिंग का केस है, लुक एट हियर, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, और एक है आपका डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये दोनों। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप लिख तो लो फिर बताते हैं। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर promotion of family planning and point 4 public charitable trust। सर इसमें आपने डोनेट किया 40,000 और इस पे आपने डोनेट किया 50,000, ठीक है। ये आपका 100% है बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है। ये आपका 50% है बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है, ठीक है।
लेकिन ये सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, फिर जाके मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, चलो नीचे एक नोट लिखिए। सबसे पहले तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा वो देख लो। मैं आपको पहले ही समझा रहा था 2 मिनट पहले ही, उसमें मैं आपको एडजस्टेड टोटल इनकम, ये जो आपको मैं 2 मिनट पहले ही समझाया था, ये वाला कैलकुलेशन ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट फॉर कैटेगरी 3 एंड 4 डोनेशंस, है ना, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें आपको पहले कंप्यूट करना पड़ेगा एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है, और उसमें उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा स्टेप 5, 5 स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप के थ्रू से आपको करना है। तो सर डोंट वरी, स्टेप से इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे होता है वो देख लो। सर एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए आपको जीटीआई चाहिए, ग्रॉस टोटल इनकम, फिर वहां से आपको अमाउंट ऑफ डिडक्शंस, अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G, मतलब जिसका कैलकुलेशन करेंगे उसको नहीं लेंगे, एक्सेप्ट 80G जितना होता है वो पहले माइनस करो। तो अगर हम आपको क्वेश्चन दिखाएं, आपका जीटीआई कितना है सर, प्लीज टेल मी। 7,75,000। और आपका 80C से 80U, 80G को छोड़ के, मतलब 80G तो आपका यहाँ से आया, 80G को छोड़ के बाकी जो अमाउंट आपने किया, जैसे कि 1,50,000 इधर है और 25,000 इधर है ना, कितना आपका माइनस होगा, 1,75,000, 1,75,000 है ना, 1,75,000, समझ में आ गया ना। 7,75,000 हमारा जीटीआई है, 1,50,000 मेरा 80C और 80CC का और 25,000 दोनों मिला के हैं, तो 1,75,000 मेरा अमाउंट आ रहा है सर। चलो वेरी गुड। तो ये अमाउंट को आपको माइनस करके तो फिर कितना हो रहा है सर, 5,75,000, सॉरी 6 लाख होगा ना सर? हाँ सर 5,00,000, सॉरी 7,75,000 लेस 1.5 लाख। माइनस 1,00,000, माइनस 1,75,000, ये सर 1,75,000 तो 6 लाख होगा। सही बोला ना, 7,75,000 से 1,75,000 माइनस कर दो तो आपका हो जाता है 6,00,000 का, ठीक है। तो 6,00,000 हो गया हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम इन दिस केस। ये आपका पहला काम था। अब आपका स्टेप 1 हो गया सर, ठीक है, स्टेप 1 आपका हो गया। बाकी हमारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ है क्या क्वेश्चन में, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ है क्या, नहीं ये अगर होता नहीं तो नहीं। माइनस करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, 112 कुछ होता तो उसको माइनस कर देते, बट यहाँ पर है नहीं तो फिर जरूरत नहीं। तो अभी स्टेप 2 में क्या करना है, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम लेना है। तो एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% कितना होता है 60,000। सर 60,000 स्टेप 2 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। দাদা बोलो, বলছি একটু बोलो, আগের পেজটা দেখ। দেখাচ্ছি এক সেকেন্ড, एक सेकेंड। तो 60,000 है ना, मतलब 60,000 कैसे आया, 6,00,000 उसका 10%, 60,000 देखें ना। হয়ে গেছে। Okay, okay, this 60,000 is what, this 60,000 being 60,000 being 10% of adjusted total income
is the qualifying limit. यही आपका क्वालिफाइंग लिमिट है सर इन दिस केस, मतलब आप मैक्सिमम 60,000 ले सकते हो। हमारे इस केस में आप मैक्सिमम 60,000 क्वालिफाइंग लिमिट के हिसाब से ले सकते हो। अब आगे देखो क्या होता है। फर्स्टली ऑफ ₹40,000 to approved institution for family planning. Okay, qualifying for 100% deduction. Subject to qualifying limit has to be adjusted against this amount. After that, donation to public charitable trust qualifying for 50% reduction subject to qualifying limit. Subject to qualifying limit is adjusted. हाँ? हमारे केस में क्या हुआ है वो पहले देखो यहाँ पर। Hence, স্যার আগের পেজটা একটু দেখাবে। लिख लें। হয়ে গেছে স্যার। Hence, the contribution of ₹50,000 to public charitable trust is restricted to रुपीज कितना होगा बोले तो 60,000 लिमिट है, 40,000 ऑलरेडी 100% में चला जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड टू ₹20,000 एक्चुअली कैसे आया? 20,000 60,000 मेरा टोटल है, उसमें से 40,000 तो मेरा 100% के लिए चला जाएगा, तो क्योंकि पहले एडजस्ट उसके साथ ही करना है, बचा रहेगा 20,000। ठीक है, 50% ऑफ विच, मतलब ये जो 20,000 है इसका 50% ऑफ विच वुड बी reduction under section 80C. Therefore, the deduction सर 50% ऑफ 50,000 लेंगे ना, यहाँ पे लिखा 50% डिडक्टेड अमाउंट डोनेट जो किया गया वो लेंगे। नहीं सर, मैं बताता हूँ, लिख ले पहले, बताता हूँ, वही तो बात है यहाँ पे। The deduction under section 80G in respect of
डोनेशन टू पब्लिक charitable trust would be 10,000. That is 50% of आपके यहाँ पर केस में क्या होगा, ये जो दोनों अमाउंट है इसके लिए पूरा 40,000 आ जाएगा, इसमें पूरा 40,000 आ जाएगा आपका, लेकिन इसके केस में आपको 10,000 ही मिलेगा। 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ। স্যার যেখানে পোস্টে লিখলেন স্যার লাস্টের পেজটা একটু দেখাবেন। দেখাচ্ছি। হয়ে গেছে স্যার। हो गया। अब ये पूरा जो आपने नोट्स में लिखा और जो मैंने यहाँ पर अल्टीमेटली पुट किया, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस के लिए आपने 40,000 का 40,000 इसलिए ले पाया बिकॉज आपका मैक्सिमम लिमिट 60,000 था, है ना। लेकिन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में 50,000 का 25%, मतलब सॉरी 50,000 का 50%, जैसे कि आपका मानना है कि 25,000, लेकिन 25,000 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वालिफाइंग लिमिट का 50% आपको मिलेगा, तो क्वालिफाइंग लिमिट 20,000 हो रहा है, लेकिन उसका भी 50% आप क्लेम कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप प्रोविजंस को थोड़ा सा देखोगे आपको समझ में आएगा। देखो सर, पहले हम लोगों ने क्या किया ये तो समझ में आ गया, स्टेप 1। हाँ सर, एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले मुझे ये बता दे। जीटीआई Yes, जो sir. भी आएगा, जीटीआई जो भी होगा आपका, वहां से आप 80C से 80U का डिडक्शंस को लेस करना, एक्सेप्ट 80G को, ठीक है। मतलब 80G को कैलकुलेट करने के लिए 80G को डिडक्ट मत कीजिए। और अगर क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 111, 112 है तो वो लेस करना है, लेकिन हमारे इन दिस केस नहीं था, ठीक है। स्टेप 2 जो आपका है दैट इज 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। जैसे हमारे केस में 10% ऑफ कितना हुआ, 6 लाख हुआ, है ना। तो दैट इज आपका क्वालिफाइंग लिमिट हो जाता है 60,000 इन दिस केस। अब इसमें क्या है कि स्टेप 3 जो है उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एक्चुअल डोनेशन विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। स्टेप 4 लोअर ऑफ स्टेप 2 और स्टेप 3, मतलब स्टेप 2 और स्टेप 3 में जो लोअर है, ठीक है, मतलब एक्चुअल डोनेशन जितना हुआ है उसके साथ 60,000 को कंपेयर कीजिए। अगर आप देखेंगे एक्चुअल डोनेशन आपका जो हुआ है वो 60,000 से ज्यादा है। अब देखिए चेक करके, 25, 25, 50 और इधर 40 और इधर 50, ज्यादा हुआ ना। अरे आपका जो डोनेशन एक्चुअल में हुआ है, इधर 25, इधर 25, इधर 40, इधर 50, ज्यादा कौन हुआ और लोअर कौन हुआ सर, बोलो। अरे एक्चुअल डोनेशन कितना हुआ, नहीं समझ में आया। स्टेप 3 जो है कैलकुलेट द एक्चुअल डोनेशन विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। आप सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट के हिसाब से एक्चुअल डोनेशन को देखो, ठीक है। आपने एक्चुअल डोनेशन कितना किया सर, इतना इतना किया ना, लेकिन अभी जो मैंने सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट करके देखा, फिर भी अगर आप देखोगे 25, 12,500, 40,000, 10,000, फिर भी आप देखोगे तो इसका टोटल कितना हो जाता है, इसका टोटल कितना हो जाएगा सर। अरे कोई तो बताओ, 60,000, 25, 75,000 और इधर हो गया 87,500, 87,500. है ना। तो 87,500 और 60,000 इनमें से जो लोअर है, इनमें से जो लोअर है, तो कैलकुलेट द एक्चुअल डोनेशन विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट एंड स्टेप 4 लोअर ऑफ स्टेप 2 और स्टेप 3 इज द मैक्सिमम परमिशिबल डिडक्शन। तो लोअर ऑफ स्टेप 2 स्टेप 3 क्या हो जाएगा, मतलब 60,000 लोअर है, 87,500 लोअर है। 87,500. 60,000. 60,000. 60,000 लोअर है ना, तो वही आपका मैक्सिमम परमिशिबल डिडक्शन अमाउंट है।
नाउ ये जो 60,000 अमाउंट है, द सेड डिडक्शन एडजस्टेड फर्स्ट अगेंस्ट डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100%। ये 60,000 को पहले एडजस्ट करो 100% के साथ, 100% का जो क्वालिफाइंग है उसके साथ पहले एडजस्ट करो। तो सबसे पहले 60 से क्या जाएगा, 40 चला जाएगा। मतलब आपका ये जो डोनेशन था 40,000 अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फैमिली प्लानिंग के लिए जो आपका डोनेशन था, 60,000 आपका मैक्सिमम लिमिट है, उसमें से आप 40,000 इधर दे दिए। देखो सर ध्यान से, 60,000 आपका एक्चुअल था, 40,000 आपका यहाँ पर है, तो 60 को आप पहले एडजस्ट करो 100% के साथ, तो कितना बचता है आपका, 20 बचता है। ठीक है, क्वालिफाइंग लिमिट का 20 बचता है आपका। तो वो जो क्वालिफाइंग लिमिट का 20 बचेगा ना, वही आपका चैरिटेबल ट्रस्ट में उसका 50% होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर प्रोविजंस क्या बताते हैं, ध्यान से देखो एक बार, कि the said deductions is adjusted first against donations qualifying for 100% deduction, that is category 3, okay, and thereafter 50% of balance qualifies for deduction under section 80G। जो बैलेंस होगा उसका 50%। पॉइंट टू बी नोटेड सर, जो बैलेंस होगा उसका 50%। तो बैलेंस कितना हुआ, टोटल 60,000 है, उसमें आपने 40,000 एडजस्ट कर दिया, बचता है आपका 20,000, उसका 50% कितना होता है, 10,000। क्लियर हुआ बात। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो सर, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट का ये खेल है। 80G मतलब ऐसा नहीं कि एकदम भर भर के आपको डिडक्शन करने का मौका मिल गया, डिपेंड करते हैं किस फंड में दे रहे हो। कुछ फंड है जहां पर आप पूरा का पूरा ले सकते हो, कुछ फंड है जहां पर आप पूरा नहीं ले सकते, क्वालिफाइंग लिमिट के हिसाब से ले सकते हो। सवाई बुझते पार लो कि पार लो ना। चौथा रोशनी, ज्योति, शुभश्री, हाँ सर। मीनाक्षी, है दादा। यस सर। नील, ओके। यस सर। ठीक है सर, तो इस तरह से आपका ये कैलकुलेशन हुआ। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया, यही था। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 80G का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एक ओवरव्यू हो गया आपको। 80C भी था और साथ में 80G का भी एक पूरा ऑलमोस्ट गो थ्रू हो गया। चलो बढ़िया है। अच्छा, तो अगर आपको 80G भी समझ में आ गया है, अब आगे कुछ और भी सेक्शन है, देख लो फटाफट एक बार, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे। 80GG क्या बताते हैं, इंडिविजुअल नॉट इन रिसिप्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। इंडिविजुअल नॉट इन रिसिप्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, जो लोग सैलरी पढ़े होंगे वहाँ पर वो रेसिडेंशियल एकोमोडेशंस में हाउस रेंट अलाउंस पढ़ते हैं सर। ठीक है, तो जिनको हाउस Yes. रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, ठीक है, सैलरी चैप्टर जिन लोगों ने नहीं किया वो ज़रूर एक बार सैलरी चैप्टर पढ़े। मैं बहुत लोगों को शेयर किया सैलरी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अगर किसी को नहीं दिया प्लीज़ मेरे से ले लो सर। ठीक है, कि सैलरी डिटेल्स में एक बार जान लोगे तो सैलरी काफ़ी हेल्प हो जाएगा। रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये HRA का कॉन्सेप्ट जो है ये एक्चुअली सैलरी हेड में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, इंडिविजुअल नॉट इन रिसिप्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, जिनको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है 80GG में रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, अगर कहीं पर भी आप रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए रेंट पे करते हो, ठीक है, तो आप भी डोनेशन डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउएबल एज डिडक्शंस। 25% ऑफ टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, 5,000 पर एनम पर मंथ। ठीक है, तो 25% ऑफ टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम एंड 5,000 पर मंथ। इनमें से जो लोअर होगा, इन तीनों में से जो लोअर होगा। नो डिडक्शन इफ एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एसएससी or his spouse or minor child HUF at the place where he ordinarily resides or performs the duties of his office or employment or carries on his business or professions. Point to be noted. Point to be noted. क्या पॉइंट आ गया सर सामने? सर सामने ये पॉइंट आ गया
कि सर अगर आपको HRA सैलरी में नॉर्मली HRA मिलता है, बट अगर आपको किसी कारण से HRA नहीं मिलता है लेकिन आप रेंट पे करते हो, HRA नॉट रिसिप्ट है यहाँ पर, ठीक है, इंडिविजुअल नॉट इन रिसिप्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप HRA रिसीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। देखो नॉर्मल HRA जो रिसीव करते हैं ना, वो सैलरी हेड में कैलकुलेशन मिल जाता है उनको, सैलरी में वो डिडक्शन ले लेते हैं सैलरी चैप्टर के अंदर। इसमें वो लोगों को छोड़ के जिनको रेंट पेड होता है, जिनका रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए, उनका है 25% ऑफ टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम एंड 5000 पर मंथ। इन तीनों में से जो लोअर होगा वो आप डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन कौन डिडक्शन नहीं ले सकते, मतलब डिडक्शन क्लेम कौन नहीं कर सकता, ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। नो डिडक्शन इफ एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एसएससी, मतलब अगर से फॉर एग्जांपल मैं डिडक्शन लेना चाहता हूँ रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए, अगर मेरा कोई घर है जहां पर मेरा ऑफिस है या फिर जहां पर मेरा बिजनेस और प्रोफेशन है, से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस प्रोफेशन है कोलकाता, कोलकाता में अगर मेरा कोई घर है, ठीक है, खुद का या फिर मेरे स्पाउस का, मतलब मेरे बीवी का, ठीक है, मेरे माइनर चाइल्ड के नाम पे, अगर किसी भी तरह से मेरा कोलकाता में कोई घर है और फिर भी मैं रेंटल अकोमोडेशन ले रहा हूँ, तो ये मेरा प्रॉब्लम है, इसमें गवर्नमेंट आपको डिडक्शन नहीं देगा, लेकिन अगर नहीं है तो मिलेगा। नो डिडक्शन इफ एनी रेसिडेंशियल accommodation is owned by the SSC or his spouse or minor child or Hindu undivided family, अच्छा joint family का भी अगर कोई घर है, at the place where he ordinarily resides or perform the duties of his office or employment or carries out business or professions, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो रेंट के लिए जो अमाउंट वो पे कर रहे हैं वो उसको डिडक्शन के तौर पे नहीं मिलेगा, अगर उनका घर है उसी शहर में। तो अगर उसी शहर में आपका कोई घर है, आपकी बीवी का घर है, आपका जॉइंट फैमिली का घर है, आपका माइनर चाइल्ड के नाम पे घर है, किसी के भी नाम पे कर दो, अगर घर है माइनर चाइल्ड का नाम पे घर है मतलब आपका ही है ना सर, तो ये बात है सर। अदरवाइज आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, और डिडक्शन क्लेम करने का तरीका ऐसा है, आपका टोटल इनकम का 25%, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम करके देखो, और 5000 पर मंथ करके देखो, जो लोअर होगा वो आपको डिडक्शन के तौर पर मिलेगा, मतलब कुछ नहीं तो 5000 मैक्सिमम आपको डिडक्शन के तौर पर मिलेगा, ठीक है, जो लोअर होगा, या तो 5000 या तो बाकी में से जो लोअर होगा, मतलब इतना तो समझ में आ गया कि 5000 तक कर ही सकते हैं, ठीक है, बाकी जो लोअर होगा वही आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। रेंट की 10% टोटल इनकम ওটা কি স্যার? हाँ, এই ये যে रूल স্যার है, 2 নম্বর ये रूल है, जो रेंट पे जितना आप एक्चुअल रेंट पे करोगे, से फॉर एग्जांपल आप रेंट पे करते हो मंथली 7000 करके, ठीक है, तो 7000 करके 12 महीने का, ठीक है, 7000 करके 12 महीने का जितना होता है, और उसमें से टोटल इनकम जो आपका 10% कैलकुलेशन रहेगा उसका 25%, ठीक है, यहाँ पर टोटल इनकम का 10%, तो 10% ऑफ टोटल इनकम और 7000 12 महीने करके जितना होता है, जो भी वैल्यू होगा उसका कैलकुलेशन आगे देखोगे। ये सिमिलर चीज आप जब सैलरी चैप्टर पढ़ोगे ना HRA के अंदर, ठीक है, वहां पर भी 5000 पर मंथ মানে স্যার 60000 তো তাহলে স্যার। हाँ हाँ 60,000। सैलरी चैप्टर जो लोगों ने नहीं किया प्लीज सैलरी करो, HRA की कैलकुलेशन जैसे ही आएगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सैलरी में भी सिमिलर कंडीशंस है, सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशंस, ठीक है, थोड़ा बहुत अलग बट ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी ऑफ कैलकुलेशंस, कैटेगरी सेम है बट प्रोविजंस एग्जैक्टली नॉट सेम। बाकी हम लोग यहाँ पर भी आगे आगे देखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रेडी किया था, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है, यस। मिस्टर गणेश, अ बिजनेसमैन जिसका टोटल इनकम है बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG का डिडक्शन देने से पहले का उसका इनकम है 4,60,000, 4,60,000 22-23 में। इन्होंने हाउस रेंट पे किया 12,000 पर मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्युपाइड बाय हिम एट मुंबई। कंप्यूट द डिडक्शन अलाउएबल टू हिम अंडर सेक्शन 80 GG फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। बोलो क्या हो पाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। चलो सॉल्यूशंस भी समझ में आ जाते हैं।
चलो फट देनी कर लेते हैं। द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी, ठीक है। रूल क्या है? एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। ओके, पॉइंट 2 25% ऑफ टोटल इनकम, और पॉइंट 3 amount calculated, sorry, 5,000 per month. 5,000 per month equals to 5,000 into 12 करके हो जाएगा 60,000, ठीक है। मिडिल वाले में हो जाएगा सर 1,15,000। मिडिल में जितना आपका 4,60,000 into 25%। 4,60,000 का 25%, वेरी गुड सर। 25% ऑफ 4,60,000 कितना बोले? 1,15,000। 1,15,000। और सबसे ऊपर वाले में कितना आएगा? सर पूरा रेंट मतलब जो उसने पेड किया 1,44,000 लेस 10% ऑफ सैलरी यानी 46,000। 12,000 करके पर मंथ, वेरी गुड सर। 12,000 इंटू 12 महीने का, हाँ, एनुअली ट्रांसफर कर देना, ठीक है, बिकॉज ये आपका इनकम टैक्स एनुअल होता है। 12,000 इंटू 12 इक्वल्स टू 1,44,000 लेस 10% ऑफ टोटल, मतलब 4,60,000 का 10% मतलब 46,000। 98,000 आ जाएगा। 10% ऑफ 4,60,000 46,000 कितना बोले? 98,000। तो ये अगर आपका पॉइंट नंबर ए है, ये अगर आपका पॉइंट नंबर बी है, और ये अगर आपका पॉइंट नंबर सी है, तो प्लीज टेल मी इनमें से कौन सा आपको डिडक्शन मिलेगा जो लोअर है ना। देयरफॉर डिडक्शन लीस्ट ऑफ द above, so 60,000, ठीक है। ये डिडक्शन मिलेगा आपको, क्लियर है ना? यस सर। ये आपको डिडक्शन मिलेगा 60,000। बस ये है टीजीजी का खेल, समझ गए रे? संपद पूछ रहा था मुझे, ठीक है। अच्छा, ऐसे ये है 80GGC बोल के एक है। 80GGC में क्या है? एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फंडेड बाय द गवर्नमेंट, एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी एंड एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब आपका हो जाता है लाइक मंदिर मस्जिद वगैरह आ जाता है, ठीक है, जो लॉ फॉर्म करते हैं। आर्टिफिशियली जुडिशियली उनका जुरिडिकल उनका जो है, ठीक है, नॉर्मली टेम्पल ट्रस्ट वगैरह ये सब के अंदर आ जाता है। सो एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी एंड एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फंडेड बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट उनको कुछ फंड देते तो इसमें जैसे मानो कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, अगर कोई कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, ठीक है, इसके लिए लागू होता है। मतलब लोकल अथॉरिटी या जुडिशियल पर्सन छोड़ के, ठीक है, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट, जितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जितना होगा वो डिडक्शन ले सकता है। अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश डोनेशन नहीं चलेगा, ठीक है। चेक में पेमेंट करो, पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करो, आराम से क्लेम करो, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। 80GGC पॉइंट टू बी नोटेड सर। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करोगे, किसके लिए छोड़, मतलब कौन इस पे नहीं आता? लोकल अथॉरिटी नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नहीं कर सकता, एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी एंड जुरिडिकल पर्सन फंडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जितना करेगा क्लेम कर लेना, ठीक है। अच्छा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स के अंदर आपको 80JJAA 80QQB, ठीक है, ये आप लोग घर पे एक बार गो थ्रू कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। 80RRB
80 TTA, TTB एंड 80 U, ठीक है। ये 4-5 सेक्शंस मैं आज आपको और नहीं कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये 4-5 सेक्शंस करा के फिर मैं आपको TDS TCS एडवांस टेस्ट के ऊपर जाऊंगा बात करने। ऑलमोस्ट डिडक्शंस हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। बस 2-4 पॉइंट है और कुछ क्वेश्चंस करना है। डिडक्शंस पे ज़्यादा कुछ है नहीं, कल का क्लास हो जाता तो आज कंप्लीट हो जाता, बट कल नहीं हो पाया इसलिए, नहीं तो आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है सर। आज इतना ही रखते हैं, कोई क्वेश्चन हो डाउट हो तो करो, अदरवाइज आज छुट्टी। স্যার একটু কোশ্চেন নাম্বার 13 এর কম্পিউটেশনের জায়গাটা একটু দেখাবেন, ওখানে একটা জিনিস লিখতে পারি। क्वेश्चन नंबर 30 टाटा, বাই স্যার। हाँ सर टाटा बाय। बाय सर। রাখছি দাদা। ओके বাই স্যার। बाय सर बाय। एक घंटा স্যার এই ডিডাক্ট, হ্যাঁ স্যার, এই যে স্যার ডিডাকশন আন্ডার সেকশন যে 80G যে ওয়ার্কিং নোট আছে, এখানে কি স্যার অ্যামাউন্টটা কি এখানে পুট করতে হবে কি ওই ওখানে যে অ্যামাউন্ট গুলো বেরিয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যামাউন্টটা পুট করতে হবে, এটা পুট করতে ভুলে তাহলে গেছি, পুট করে দে। তাহলে 87,500 করবো তো? হ্যাঁ 87,500, মানে অ্যাকচুয়ালি 60,000 টাকা পর্যন্ত তুই ডিডাকশন ক্লেম করতে পারবি, ওটা ওয়ার্কিং নোটে দেওয়া আছে। তোর বেসিক্যালি এটা হয়ে যাবে 87,500। হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস, 87,500 এখানটাতে হবে, এখানটাতে হবে 87,500। আর টোটাল কত হয়ে যাবে বলতো? টোটাল ইনকাম কত হয়ে যাবে তাহলে? এগুলো সব টোটাল করবি, টোটাল করলে তোর হয়ে যাবে 5,12,500, ঠিক আছে। এটা আসবে, ওকে স্যার। ঠিক আছে, ओके ठीक है सर, चलो বাই স্যার। टाटा सर टाटा। हाँ बाय बाबू। স্যার এছাড়া 70